योगः कर्मसु कौशलम्। रिसोर्स पर्सन पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर कमलेश कुमार चौकसी सर है। उनके सर कमलों में मेरा सादर प्रणाम और HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस तीसरे ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में उपस्थित सभी प्रतिभागी को मेरा सादर प्रणाम और सहर्ष आनंद है कि मुझे उनका परिचय देने का सौभाग्य मिला। सर ने उत्तर प्रदेश मेरठ में जो गुरुकुल है वो गुरुकुल परंपरा से आपने अपना अध्ययन किया और शास्त्री व्याकरणाचार्य MA PhD और डिप्लोमा इन प्राकृत का अध्ययन किया हुआ है। सर ने अध्यापन के तौर पर भोजे विद्या भवन अहमदाबाद में 1986 से लेके 1990 तक उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। संस्कृत विभाग भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी में 1990 से वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं प्रोफेसर के तौर पर और अध्यक्ष के तौर पर। वर्तमान में जनवरी 2019 से भाषा भवन में डायरेक्टर के तौर पर वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आगे उनके मार्गदर्शन से 14 विद्यार्थी PhD और 48 स्टूडेंट्स MPhil की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने कई संशोधन लेख देश की विभिन्न शुद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 20 से ज्यादा अध्ययन संशोधन की पुस्तकें लिखी हैं और पद्य प्रसाद, कथा प्रसाद, कर्म प्रसाद मान्य गुरुवर्य की संस्कृत जगत को भेंट की हुई स्वतंत्र रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर में संयोजक, लेखक तथा परामर्श के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। गुरुजी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न कॉन्फ्रेंस, परिसंवाद, कार्यशाला, संगोष्ठी का आयोजन किया है और उनमें विभागीय सत्र अध्यक्ष की सेवा प्रदान की है। देश की 50 से भी ज्यादा संस्कृत के MPhil और PhD के शोध प्रबंधों का उन्होंने परीक्षण किया हुआ है। गुजरात में संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो स्थापना समिति थी उनमें सभ्य के तौर पर सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के शास्त्री और प्राचार्य के पाठ्यक्रम निर्माण में समिति थी, उनमें संयोजक के तौर पर और सरकार नियुक्त सलाहकार समिति में सभ्य के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। वेद के संरक्षण के प्राचीन इतिहास को उन्होंने वेद प्रदर्शनी के नाम से तैयार किया और जनमानस तक वेद के संरक्षण के इतिहास को उन्होंने पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी नई दिल्ली के संस्कृत बोर्ड के सभ्य के तौर पर 2008 से लेकर 2013 तक उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, एडवांस स्टडी और शिमला एकेडमिक कमिटी के सभ्य के तौर पर 2021 से लेके 2024 तक उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली, के बिरला फाउंडेशन दिल्ली, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर, कालिदास एकेडमी उज्जैन मध्य प्रदेश जैसी अनेक संस्थाओं के पुरस्कार चयन में गुरुजी ने सभ्य के तौर पर अपनी सेवा प्रदान की है। अपने वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं पूज्य गुरुजी। धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। गुजरात विश्वविद्यालय के अंगभूत, जिसका पुराना नाम एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, उसके उपक्रम से आयोजित भाषाओं के रिफ्रेशर कोर्स के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आयोजकों ने मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए
जो यह अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं पहले से ही उनका आभार व्यक्त करता हूं और सीधा अपने विषय पर आता हूं। आज का हमारा विषय है भाषा के व्याकरण का जीवन बोध। विषय को समझने में भी थोड़ी सावधानी रखने जैसी है, इसलिए प्रस्तावना के रूप में मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, यदि हमें कोई ये प्रश्न करे कि आपके पास सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु क्या है, तो उसका उत्तर क्या देंगे? कई मूल्यवान वस्तु हमारे पास है। कई लोग, खास करके अध्यापक, विद्यार्थी लोग, मूल्यवान वस्तु में ज्ञान को गिनाते हैं। पैसे वाले लोग पैसे को, पद वाले लोग पद को। पर वस्तुतः सत्य और तथ्य यह है कि हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें सबसे मूल्यवान जीवन है। क्योंकि जीवन है तो ज्ञान है, जीवन है तो धन है, जीवन है तो पद प्रतिष्ठा है। जो कुछ भी है वो जीवन के कारण है। यदि जीवन ही हमारे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहली बात, इस बात को हमें याद रखना है। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि मेरे पास जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे मूल्यवान वस्तु जीवन है। अब दूसरी बात, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है उसकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है। जो कम मूल्य की चीज है, जिसका कोई विकल्प उपलब्ध है, उस वस्तु की रक्षा करने में कभी चूक हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, उसकी रक्षा करना ये हमारा परम और चरम कर्तव्य होता है। यदि जीवन की रक्षा करनी है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जीवन को समझना चाहिए। जीवन है क्या? ये जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मैं आपको हाथ में रख करके बता दूं कि ये जीवन है। इस जीवन को भी हमें ठीक तरह से समझना चाहिए। आप सब लोग विचारशील अध्यापक हैं, इसलिए जीवन को समझाने के लिए मैं समय व्यय नहीं करूंगा। आप अपने ही मन में, अपने ही विचारों से जीवन को समझ लीजिए। पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन को समझ लेने के बाद हमें कुछ व्यवहार भी करना पड़ता है। जीवन के अनुरूप जीवन भी जीना पड़ता है। जैसे रात्रि के समय में नींद लेते समय पलंग के अनुरूप हम अपने पैर फैलाते हैं, अपना तकिया लगाते हैं, अपनी चादर लगाते हैं। कोई 5 स्टार होटल में है तो वो थोड़ा बड़ा होता है। ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं और 3 टायर है तो थोड़ी जगह कम होती है। 2 टायर में जो थोड़ी जगह बड़ी होती है, और फर्स्ट क्लास में थोड़ी जगह और ज्यादा होती है। तो आप जैसे बिस्तर को, अपने खाट को, अपने पलंग को जब तक समझेंगे नहीं, उस पलंग के साथ आप अपना व्यवहार नहीं कर सकेंगे। यदि छोटे पलंग को आपने समझा नहीं और बड़े पलंग की तरह उसके साथ व्यवहार करने के लिए गए तो आप नींद में गिर सकते हैं, आपके हाथ में चोट आ सकती है, सिर फूट सकता है। इसलिए जिस वस्तु के साथ आपको व्यवहार करना है उस वस्तु की समझ भी आपको होनी चाहिए। यहां मैं एक बात और याद दिला दूं
खास करके आप लोगों को, कि हम लोग किसी पदार्थ के साथ काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं भाषा के साथ। इस भाषा को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे तब तक भाषा की रक्षा भी नहीं हो सकेगी। जब तक हम जीवन को नहीं समझेंगे जीवन की रक्षा भी समझ में नहीं आएगी, नहीं हो सकेगी। पानी को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक पानी की रक्षा हम नहीं कर सकते। वायु को जब तक हम नहीं समझेंगे वायु की रक्षा भी संभवित नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र को जीवन को समझना चाहिए और जीवन को समझने के बाद उस जीवन के अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए, तभी हम मनुष्य हैं। और इसलिए आज के व्याख्यान में हम बीच बीच में जीवन को भी समझेंगे और हमारा विषय है आज कि इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए हम जिसके अध्यापक हैं वो भाषा और उस भाषा का व्याकरण हमें क्या बोध प्रदान करता है। भाषा भी हमें कुछ सिखाती है। यूं भी कह सकते हैं कि भाषा का व्याकरण, भाषा की तंत्रगत व्यवस्था, वो भी हमें कुछ उपदेश देती है, कुछ समझ देती है। उस समझ को ध्यान में रख करके हमें अपना जीवन जीना है। इतनी प्रस्तावना के बाद मानव जीवन जो हमें मिला है उसके प्रकार कितने हैं, तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे। त्रिविधम मानव जीवनम। मानव का जीवन 3 प्रकार का है। एक प्रकार का जीवन व्यक्तिगत जीवन है, दूसरे प्रकार का जीवन पारिवारिक जीवन है और तीसरे प्रकार का जीवन सामाजिक जीवन है। तो मनुष्य जीवन इसलिए विशिष्ट है कि वो 3 तरह से जिया जाता है। आजीवन 3 तरह से जिया जाता है। आजीवन हम व्यक्तिगत जीवन जी सकते हैं, रोज व्यक्तिगत जीवन जी सकते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं और सामाजिक जीवन भी जीते हैं। सवाल या विवाद इस बात से आता है कि कौन सा जीवन हम ज्यादा जिए और कौन सा जीवन हम कम जिए। इसकी चर्चा और इसका समाधान भी हम आगे करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान वस्तु जीवन है और वो जीवन मानव जीवन है। ये मानव जीवन व्यक्तिगत जीवन के रूप में, पारिवारिक जीवन के रूप में और सामाजिक जीवन के रूप में 3 प्रकार का है। भाषा के साथ इस बात को जोड़ते हैं तो आपको याद रखना है, भाषा में भी 3 इकाइयां होती है। भाषा में भी 3 घटक होते हैं। एक घटक को हम वर्ण कहते हैं, दूसरे घटक को हम पद कहते हैं या शब्द कहते हैं और तीसरे घटक का नाम वाक्य है। भाषा में भी 3 प्रकार के घटक हैं। अब देखिए, भाषा से हमको एक जानकारी मिलती है कि भाषा में भी 3 घटक है, वर्ण है, पद है और वाक्य है। तो मानव जीवन भी 3 प्रकार का है, व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है और सामाजिक जीवन है। हम यूं कहेंगे कि वर्णों का जो जीवन है वो व्यक्तिगत जीवन है। और अब आप घटाइए इस बात को
देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च आर्टिकल तैयार करते हैं या थीसिस करते हैं तैयार, तो हमें सिद्धांत वाक्य को व्याख्यायित करना होता है, सिद्धांत वाक्य का विस्तार करना होता है। उस विस्तार में सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे प्रथम जो बिंदु होना चाहिए वो बिंदु है उदाहरण। आप कोई भी सिद्धांत वाक्य बोलिए, जब तक आप उदाहरणों से उसे पुष्ट नहीं करते हैं तब तक आपके सिद्धांत वाक्य का कोई मतलब नहीं है। कालिदास की कविता बहुत अच्छी है, ये आपने बोला, इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक आप उदाहरण दे करके आपके द्वारा कहे हुए इस सिद्धांत वाक्य को पुष्ट नहीं करते। तो हमने ये बोल दिया कि भाषा में वर्ण नाम की एक इकाई है, वो व्यक्ति के रूप में है। ये हमारा सिद्धांत वाक्य है, इसको हम विविध उदाहरणों से प्रस्थापित करेंगे। जैसे अ है, क है, ख है, म है, ये अलग अलग जो वर्ण है उसी को तो हम वर्णमाला में वर्ण के रूप में जानते हैं। अब जब मैं वर्ण के रूप में अ बोलता हूं, वर्ण के रूप में मैं क बोलता हूं, तो इस क का किसी के साथ संबंध नहीं होता, क खुद अकेला ही होता है, व्यक्ति ही होता है। इस तरह से वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं दुनिया भर की भाषाओं में, अंग्रेजी में जब हम अल्फाबेट बोलेंगे तो ए बोलेंगे तो ए का संबंध किसी के साथ नहीं है। जब हम ए बॉय इस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे तब ए का संबंध बॉय के साथ आता है, पर इंडिविजुअल ए का अस्तित्व तो अलग ही है, उसी को हम व्यक्तिगत जीवन के रूप में देखते हैं। फिर इस व्यक्तिगत जीवन के आगे एक पारिवारिक जीवन है, आपका और मेरा भी। ठीक इसी तरह से भाषा में भी पद होते हैं, पद। इस पद में वर्ण नाम के व्यक्तियों का थोड़ा समूह होता है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे परिवार में पिताजी, माताजी, भाई, बहन, भाभी, ऐसे कुछ सीमित लोग होते हैं, तब वो परिवार बनता है। इसी तरह से पद में कुछ सीमित वर्ण होते हैं। जैसे मैंने कमलम, कमल शब्द का प्रयोग किया, तो क का रिलेशनशिप म के साथ है, म का रिलेशनशिप ल के साथ है, क का संबंध अ के साथ है, म का संबंध भी अ के साथ है, ल का संबंध भी अ के साथ है। तो क, अ, म, अ, ल, अ, इन 6 वर्णों ने अपना एक परिवार बना दिया। इस परिवार में ख का स्थान नहीं है, इस परिवार में त को कोई स्थान नहीं है। तो पद नाम का जो घटक है भाषा में, वो एक परिवार की तरह है, और वाक्य जो है वो समाज के रूप में है। जैसे समाज में कितने सदस्यों का समावेश होता है, एक देश में, एक नगर में एक समाज, दूसरे नगर में जाओ तो दूसरा समाज, तीसरे नगर में जाओ तो तीसरा समाज। ये जो समाज है मानव जीवन में, मानव समूह में, भाषा में भी ऐसे ही वाक्य है। तो भाषा के 3 घटक वर्ण, पद और वाक्य मानव जीवन को एक बोध देते हैं, मनुष्य को एक उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुझे भी कभी वर्ण के रूप में रहना है, कभी पद के रूप में रहना है, और कभी वाक्य के रूप में रहना है।
जब आप वर्ण के रूप में रहेंगे तब व्यक्तिगत जीवन जिएंगे, जब आप पद के रूप में रहेंगे तब आप पारिवारिक जीवन जिएंगे, और जब आप वाक्य के रूप में रहेंगे तो सामाजिक जीवन जिएंगे। ये भाषा हमको सिखाती है। वर्ण, पद और वाक्य, इस प्रकार का त्रिधा विभाजन, 3 प्रकार का विभाजन व्याकरण ने दिया। भाषा के तंत्र की विचारणा करने वाले विद्वानों ने दिया, अन्यथा हम कभी विचार नहीं सकते थे ये वर्ण है, ये पद है, ये वाक्य है। तो भाषा का व्याकरण हमको सबसे पहली शिक्षा ये देता है कि हे मनुष्य, तू वर्ण के रूप में व्यक्तिगत जीवन जीना, पद के रूप में पारिवारिक जीवन जीना, और वाक्य के रूप में सामाजिक जीवन जीना। अब आगे एक बात और करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक स्वर है और व्यंजन। स्वर को स्वर क्यों कहते हैं, व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दिया गया है, जो हर किसी भाषा में लागू होता है। आप स्वर को कोई भी नाम दे दो, पर स्वर वो वर्ण है जो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित होता है, जो स्वयं अकेला ही बोला जाता है। उसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। उस वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। इसकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, पर स्वर का लक्षण सभी अध्यापकों के ध्यान में होना चाहिए। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो व्यंजन है उसके लिए ये परिचय दिया गया, ये लक्षण वाक्य बनाया गया, अन्वक भवति व्यंजनम। व्यंजन जो है वो अन्वक होता है। अन्वक मतलब अनु अर्थात पीछे चलने वाला। किसी के पीछे चलने वाला जो वर्ण होता है वो व्यंजन है। किसी के सहारे चलने वाला जो होता है वो वर्ण, वो व्यंजन है। क बोलना है तो अ के मदद की जरूरत पड़ती है। अकेला क बोलना मुश्किल है, अकेला र बोलना मुश्किल है। तो व्यंजन किसी के सहायता से बोला जाता है, किसी के साथ बोला जाता है, किसी के आश्रित रहता है। भाषा के व्याकरण ने वर्ण नाम की इकाई के 2 हिस्से कर दिए, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक इसी प्रकार से अब मानव जीवन को ध्यान में लीजिए। जैसे भाषा में स्वर और व्यंजन है, वैसे ही समाज में भी स्वर और व्यंजन है। भाषा में जो वर्ण है ये स्वर और व्यंजन रूप में, उनकी स्थिति 2 प्रकार की है। एक तो उच्चारित रूप में है और दूसरे लिखित रूप में है। ये दोनों परिस्थितियां हमें अपने पारिवारिक जीवन को जीने का तरीका बताती है। वर्णों की 2 प्रकार की परिस्थितियां, उच्चारित स्वरूप की परिस्थितियां और लिखित स्वरूप की परिस्थितियां हमें पारिवारिक जीवन जीने का संदेश देती है। कैसे?
इसको एक उदाहरण से समझेंगे। उससे पहले कुछ बात देख लेते हैं। स्वर जो है वो सशक्त वर्ण है। सशक्त शब्द मैंने इसलिए डाला है कि वो स्वयं बोले जाते हैं, ताकतवर हैं, उसको किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको किसी के मदद की जरूरत पड़ती है उसको हम अशक्त कहते हैं। तो व्यंजन जो है वो अशक्त वर्ण है। तो हम एक परिकल्पना करते हैं कि सस्वर वर्ण, स्वर के साथ उच्चरित, स्वर खुद और स्वर के साथ उच्चरित जो वर्ण है वो सशक्त है, और जो व्यंजन वर्ण है स्वर से विहीन है वो वर्ण अशक्त है। भाषा में जो वर्ण सशक्त हैं वे सभी सशक्त वर्ण अशक्त वर्ण का आधार बनते हैं, व्यंजनों का आधार बनते हैं। आधार का मतलब है धारण करने वाले बनते हैं। समाज में भी, परिवार में भी, मानव जीवन में भी सशक्त व्यक्ति को अशक्त का आधार बनना है। ये शिक्षा हमें यहां से मिलती है, ये जीवन बोध है हमारा। और मजे की बात यह है कि यह कार्य किसी एक तरफ के व्यक्ति को नहीं करना है, अपितु दोनों तरफ स्थित दोनों व्यक्तियों को करना है। मानो कि बीच में एक अशक्त व्यक्ति खड़ा है, तो एक व्यक्ति उसके आगे है, एक व्यक्ति उसके पीछे है। आगे वाला व्यक्ति यदि ये समझता है कि पीछे वाला इस अशक्त को संभाल लेगा, मुझे उसे संभालने की क्या जरूरत है। कभी कभी आपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया होगा कि एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी जा रही है, तीसरी गाड़ी जा रही है। तीसरे क्रमांक पर चलने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या पंचर हो गया, तो आगे चलने वाली दो गाड़ियां चली जाती है, वो देखती नहीं है कि पीछे क्या हुआ। वो ये समझ करके आगे चले जाती है, पीछे कोई आएगा वो उसको संभाल लेगा, हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उसको संभालें, उधर देखेंगे। पर ये भाषा हमें सिखाती है, वर्ण हमें सिखाते हैं कि आगे वाले का भी उत्तरदायित्व है कि वो पीछे वाले को संभाले, और पीछे आने वाले व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है, उस व्यक्ति का भी ये फर्ज है कि वो अपने से आगे चलने वाले व्यक्ति को जो कष्ट हुआ है उसको वो संभाले। ये दोनों संदेश भाषा ने उच्चरित स्वरूप से और लिखित स्वरूप से हमें दिए हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। पर माफ कीजिए, ये देवनागरी लिपि के आश्रय से हम सीख सकते हैं, किसी दूसरी लिपि के आश्रय से नहीं। जो देवनागरी लिपि के साथ साम्य रखने वाली लिपियां हैं, उन लिपियों के आधार पर हम ये बोध पा सकते हैं। दूसरे प्रकार की लिपियों से ये बोध हमें मिलेगा कि नहीं, ये आप विचारना। देखिए, स्वर वर्ण सशक्त वर्ण है और स्वरहीन अकेले व्यंजन वर्ण अशक्त है। तो हम परिकल्पना करते हैं, आगे सशक्त वर्ण, पीछे सशक्त वर्ण और बीच में अशक्त वर्ण, और इनको हम एक रूपक के रूप में देखें तो अशक्त वर्ण बालक है, वो बीच में बैठा हुआ है। एक सशक्त पिता है जो आगे खड़ा है, एक सशक्त माता है जो पीछे खड़ी है। इसको आप क्रम बदल भी सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर अशक्त बालक को आपको बीच में रखना पड़ेगा। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि इस बालक को गोद में लेने का काम माता का है कि पिता का है?
तो प्राय लोग कहेंगे पिता तो आगे चला जा रहा है, माँ का ही कर्तव्य है कि बालक को गोदी में ले। पिता तो हमेशा खुले हाथ रहेगा, पर इस तरह से पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था भाषा नहीं सिखाती। इसलिए भाषा के उच्चरित स्वरूप में ये व्यवस्था की गई कि पिता रूपी आगे का वर्ण, पिता रूपी सशक्त स्वर वर्ण, पीछे आने वाले अशक्त अर्थात व्यंजन को अपनी गोद में ले लेगा। उच्चरित अवस्था में जब हम बोलेंगे तो आगे वाले स्वर के साथ पीछे वाला व्यंजन बोलेंगे, पर जब हम लिखेंगे तो इस अशक्त बालक को माताजी की गोद में दे देंगे। तो इस बालक को उठाने का काम दोनों का है, आगे बैठे हुए पिता का भी और पीछे बैठी हुई माता का भी। इसे उल्टा करके बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, आगे बैठी हुई माता का भी और पीछे आने वाले पिता का भी। दोनों का कर्तव्य है कि अशक्त बालक को अपनी गोद में ले। परिवार में भी ऐसा है, अकेली माँ बच्चे को गोद लेकर के घूमती रहे, ये मान्य नहीं है। पिता को भी कभी कभी बच्चे को गोद लेना है। देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। वर्णों का ये लिखित स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है। उद्धार, प्रकाश, धर्म। सबसे पहले मैं धर्म की तरफ आपकी दृष्टि करना चाहता हूं। कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि धर्म को ऐसे क्यों लिखा जाता है। वो बड़ा विचित्र मानते हैं इसको। उनको यदि भाषा की इस खासियत का पता चल जाए, इस सिद्धांत का पता चल जाए, इस व्यवस्था का पता चल जाए, तो फिर उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा। तो देखिए, ये धर्म शब्द जो है ना, उसमें र और म, आगे ध, उसके बाद में र और उसके बाद में म। लिखित स्वरूप में म के क्रम पर रखा हुआ माता रूपी वर्ण, उसने र को अपनी गोदी में ले लिया। अब कभी कभी माता या पिता अपने बेटे को गोदी में न रख करके कंधे पर बिठा देते हैं। शायद आपने भी अपने परिवार में अपने संतान को किसी दिन कंधे पे बिठाया होगा। न बिठाया हो तो मैं ये सलाह देता हूं, हंसने के लिए, मजाक के रूप में, कि आज ही शाम को एक सेल्फी आ जानी चाहिए कि अपना 4 वर्ष का, 5 वर्ष का बेटा या बेटी, या कई लोग तो दादा भी होंगे, अपने पुत्र और पौत्री को कंधे पर भी बिठाना चाहिए। हर समय गोदी पे बिठाए रखना ये भी ठीक है। बहुत बार प्रायः कमर पर बेटे को बिठा देते हैं या गोदी में ले लेते हैं, हाथ पर रखते हैं उसको, पर कभी कभी तो सिर पर भी रखना, कंधे पर भी बिठाना चाहिए। तो कुछ वर्णों ने, म जैसे वर्णों ने र जैसे अशक्त बालक को अपने कंधे पर बिठा दिया है, इसलिए ऐसे रेप लिखा जाता है म के ऊपर। और इधर देखिए उद्धार। जब ये बात आप समझ जाएंगे तो लिखना भी आ जाएगा। क्षम्यताम सर, जी पीपीटी देखाती નથી सर। એવું છે?
દેખાય છે સર કન્ટિન્યુ પ્લીઝ દેખાય છે ક્લિયર દેખાય છે દેખાય છે દેખાય છે હા દેખાય છે પ્લીઝ કન્ટિન્યુ સર દેખાય છે ને? હાજી યસ સર હા પરફેક્ટલી દેખાય છે દેખાય છે દેખાય છે પરફેક્ટ ઓકે. ચાલો આપણે આપણા મૂળ વાત ઉપર આવીએ. ક્યારેક ક્યારેક ಮನ್ ಆಡುಗಳು થઈ જતું હોય છે. ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ 19 20 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಡೆದದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರಂತು ನನಗೆ ತಾಪ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತದೋ આ હું નથી બોલી રહ્યો, કોઈ આકાશવાણી થઈ રહી છે. તમે અનસુયાબેન માઈક પારખી લેજો, ચાલુ છે અનસુયાબેન નું તમે ભેદ બી પારખી લેજો કે આપણી વાણી કઈ છે અને પરાવાણી કઈ છે. सारू अपनी बात ये चलती थी कि ये जो वर्णों को लिखने की परंपरा है, वर्णों का जो लिखित स्वरूप है, वो हमें एक बोध देता है कि सशक्त वर्ण को अशक्त वर्ण को गोदी में ले लेना है. तो ध ने गोदी में ले लिया द को, ध नीचे खड़ा है और द गोदी में है. ये प्रकाश में भी प और र है, र नीचे खड़ा है धरती में. ये जो जगह है ना, इस जगह पर पैर रखे हैं और आधे प को इस र ने अपनी गोदी में रखा हुआ है. ऐसे ही जब आप क्र लिखेंगे क्र, तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि अरे ये प्र को ऐसे क्यों लिखा है, क्र को ऐसे क्यों लिखा है. मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है और आप लोग भी बड़े दूर दूर बैठे हैं, कभी हमारे पास आइए, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आपको बताऊंगा. अभी आप घर पे जाकर के लिख सकते हैं कि प्र इसलिए इस तरह से लिखा जाने लगा कि पहले र को बिठाया और फिर प को उसकी गोदी में दे दिया गया. इसी प्रकार से ध्र जब लिखेंगे, क्र जब लिखेंगे, तो पहले र को बिठाया गया, खड़ा किया गया और फिर आगे वाले क को उस र के साथ जोड़ दिया गया. इसलिए लिपियों के लिखने में ये आकार भिन्नता आई है. इसके पीछे जो दृष्टि है वो ये है कि लिखते समय हम इस नियम को फॉलो करेंगे, इस प्रकार के आचार का स्वीकार करेंगे कि पीछे वाला जो सशक्त वर्ण है वो अपने से आगे वाले अशक्त वर्ण को अपनी गोदी में उठा लेगा, गोदी में उठाएगा. गुजराती में कहिए तो केड़ ऊपर बेसाड़शे, हाथ ऊपर राखशे, बगलમાં રાખશે કે ખભા ઉપર રાખશે, પણ એ ઉચકવાનું કામ પાછળવાળા વર્ણએ કરવાનું છે જે સશક્ત વર્ણ છે. परंतु जब हम पठन के समय में रहेंगे, उच्चारण अवस्था में जब वर्ण को हम रखेंगे, तब हमारा कर्तव्य है आगे वाला जो सशक्त वर्ण है वो अपने पीछे वाले अशक्त वर्ण को उठा लेता है. इसलिए उद्धार शब्द का उच्चारण उद्धार होता है, धर म होता है. इस र को मैं ध के साथ बोलता हूं, लिखता हूं तो र को म के साथ लिखता हूं जैसे ऊपर लिखा, और जब बोलता हूं तो र को ध के साथ बोलता हूं. इसको हम इस रूपक से भी समझ सकते हैं कि पीछे वाली म रूपी माँ ने र रूपी बालक को अपनी गोद में अपने कंधे पर बिठा दिया है, और यहां ध रूपी पिता ने बोलते समय र रूपी बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया है. तो लिखने में एक व्यवस्था, पढ़ने में दूसरी व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं मनुष्य जीवन जीने का हमें बोध देती है. किस प्रकार का बोध देती है? परिवार में पिता को भी बेटे को संभालना है और माँ को भी बेटे को संभालना है. इतना ही नहीं, मानव समाज में भी कुछ सशक्त वर्ण है. आजकल अध्यापक के रूप में हम लोग भी आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं. तो यदि हम सशक्त हैं आर्थिक रूप से,
तो सामाजिक व्यवहार में भी, सामाजिक जीवन जीते हुए हमें किसी अशक्त को अपनी गोद में उठा लेना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति उसको गोद में उठा दे, उसके पास में रहा हुआ दूसरा व्यक्ति भी, उसका भी कर्तव्य है कि कभी वो भी अपनी गोद में उठा ले। जैसे लिखते समय हमने एक व्यवस्था विचारी, एक व्यक्ति को गोद उठाने के लिए जवाबदारी सौंपी, उच्चरित अवस्था में दूसरे को सौंपी। इसी तरह से किसी दिन किसी के कंधे पर अशक्त व्यक्ति को उठा लेना है, किसी दिन किसी अशक्त व्यक्ति को कोई दूसरा उठा लेता है। ये पारिवारिक व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था, ये भाषा हमें सिखाती है, मनुष्य जीवन का हमें बोध देती है। इसी परंपरा में आप जितना सूक्ष्मता से विचारेंगे, आपको अद्भुत जीवन बोध प्राप्त होंगे। इसलिए एक दूसरी बात भी विचारते हैं। अशक्त वर्ण जो हैं वो भी वर्णांतर के साथ संयुक्त होकर के प्रयोग में आते हैं, और जो सशक्त वर्ण है वो भी दूसरे के साथ मिलकर के प्रयोग में आते हैं। अ प्लस अ इक्वल टू आ, ये रूप भी है वर्णों को मिलने का। और क प्लस त, ये भी वर्णों के मिलने का रूप है। जितने भी वर्ण हैं व्यक्ति के रूप में, वो एक दूसरे से जुड़ करके कितने रूप बनाते हैं। भाषा के अध्यापक के रूप में शायद हमने कभी गिनती नहीं की। गणित के अध्यापक को जिज्ञासा हो सकती है कि दो वर्णों का संयोजन करके कितने वर्ण बन सकते हैं वर्णमाला में से। कभी इसकी भी गिनती करनी चाहिए। और संस्कृत की बात कहूं मैं तो कभी कभी तीर्ण वर्ण मिल जाते हैं। राष्ट्र जब हम लिखते हैं तो मूर्धन्य श, ट, र, ये तीन व्यंजन मिले हुए रहते हैं और चौथा अ स्वर के रूप में होता है। चार वर्ण है स्ट्र में। और संस्कृत का एक शब्द है कार्त्स्नियम। अब मैं आपके सामने बोल करके ही व्यक्त करूंगा, गिनती करने का काम आपका है। मूल शब्द है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है पूरे पूरा, संपूर्ण। उसका जो भाव है उसको कार्त्स्नियम कहते हैं संस्कृत में, कार्त्स्नियम। इसमें तो बहुत सारे व्यंजन एक दूसरे के साथ मिल गए। तो अशक्त वर्ण अर्थात व्यंजनों का दूसरे व्यंजन के साथ अनेक प्रकार का संयोजन है। अब दूसरी बात, वर्ण की इस गति में, दूसरों के साथ जुड़ने की इस गति में, सशक्त के साथ सशक्त वर्ण का संयोजन एक प्रवाह है। ई प्लस ई इक्वल टू दीर्घ ई, अ वत्ता ई इक्वल टू ए, वगैरह वगैरह। और दूसरा प्रवाह अशक्त वर्णों के साथ अशक्त वर्णों का है, क के साथ त का, त के साथ प का, वगैरह वगैरह। तीन संयोजन बने। पहला संयोजन व्यंजन और स्वर का, दूसरा संयोजन स्वर स्वर का, और तीसरा संयोजन व्यंजन व्यंजन का। विचारने पर पता चलता है कि भाई समाज में भी अशक्त और सशक्त का संयोजन होना चाहिए। और ये संयोजन एक रूप से नहीं होना चाहिए, इसके तो अनंत रूप होने चाहिए। अब ये अनंत रूप कैसे होंगे? आप नाटक पढ़ाते होंगे, काव्य पढ़ाते होंगे। नाटक में भी बहुत सारे पात्र आते हैं।
काव्य में भी बहुत सारे पात्र आते हैं। मैं आपको कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतल की बात करूं तो उसमें एक दुष्यंत है और एक शकुंतला है। ये दो प्रधान नायक और नायिका है, इनका तो संयोजन है ही, पर रथ चलाने वाला सारथी, शकुंतला की सहेलियां, शकुंतला के पालक पिता कर्ण विदा करते समय शकुंतला को दुष्यंत के यहाँ विदा करते समय साथ में आए हुए गौतमी, सारंगधर, कितने वर्ण अर्थात कितने व्यक्ति हैं उनके साथ। इन सारों का संयोजन अलग अलग अवसर पर अलग अलग रूप लेता है। दुष्यंत और शकुंतला का आश्रम में प्रथम बार जब मिलन हुआ तो दोनों के संयोजन का एक स्वाद, एक रस, एक वातावरण भिन्न था। और यही शकुंतला और दुष्यंत जब आगे चल करके दुष्यंत के दरबार में मिलते हैं तब है तो वही दुष्यंत, वही शकुंतला, पर दोनों के संयोजन का रस अलग हो जाता है, व्यवहार अलग हो जाता है। अलग हुआ व्यवहार हमको वहां एक अलग रस का अनुभव कराता है, हमारे मन की स्थिति को अलग रूप से खड़ी करता है। और जब पहले पहले बार मिले, प्रेम से बातचीत करते थे, प्रेमालाप होता था, तब भी दुष्यंत और शकुंतला थे। तो आप एक एक करके गिनिए कि जब जब दुष्यंत और शकुंतला मिले तो क्या सब जगह पर एक ही रूप था? ऐसा नहीं होता। ये भाषा हमको सिखा रही है, नाट्य शास्त्र की समीक्षा करते हुए भी और जीवन को जीते हुए भी, कि आप एक दूसरे के साथ जब संयुक्त होते हैं, आपका अथवा दो व्यक्तियों का परस्पर संयोजन होता है, तो काल भेद से, स्थल भेद से, वातावरण के भेद से अलग अलग प्रकार के व्यवहार, अलग अलग प्रकार का वर्तन, अलग अलग प्रकार का रस खड़ा होता है। जैसे वर्णों में वैसे ही व्यक्तियों में, मनुष्य में जैसे मनुष्य में ऐसे ही वर्णों में। कभी कभी तो दो व्यक्तियों का मिलन बड़ा चमत्कार सर्जित करता है, चमत्कार बनाता है। उसका एक खूबसूरत उदाहरण आपको आपके सामने में देना चाहूंगा। देखिए, एक शब्द है चरित और दूसरा शब्द है चरित्र। उस शब्द को हमने वाक्य रूपी समाज में बिठा दिया है। यह राम का चरित है। इस वाक्य में यह वर्ण है, उसको आप अकेला कर दीजिए तो व्यक्ति है, पर ह के साथ रख दिया तो यह, ये जो पद बना, ये परिवार है। इसी तरह से र भी एक व्यक्ति है, पर आ और म के साथ बैठा तो परिवार बन गया। का में भी ऐसा है, चरित में भी ऐसा है और हे में भी ऐसा। और ये जब परिवार इकट्ठे हो गए, यह रूपी परिवार, राम रूपी परिवार, चरित रूपी परिवार इकट्ठा हो गया, तो अब ये समाज बन गया। तो यह राम का चरित है। इस वाक्य में व्यक्ति भी है, परिवार भी है और समाज भी है। व्यक्ति होता है तब परिवार और समाज नहीं होता, परिवार होता है तो समाज नहीं होता, व्यक्ति और परिवार होता है। पर जब समाज होता है तो व्यक्ति भी होता है, परिवार भी होता है और समाज भी होता है।
पर इस समाज में अकेला त है। ऐसा ही मैंने एक दूसरा समाज बना करके आपके सामने रखा है, समाज रूपी वाक्य रखा है। यह राम का चरित्र है। ये दो वाक्य आपको जो दिए हैं उसको आप दो समाज के रूप में देखिए। पहला जो समाज है, यह राम का चरित्र है, इस रूप में, इसमें त का संयोजन अ के साथ हुआ है। और दूसरा एक समाज मैंने आपके सामने वाक्य के रूप में रखा है, यह राम का चरित्र है, इसमें त वर्ण का संयोजन र वर्ण के साथ हुआ है। अर्थात इस समाज में र का अस्तित्व नहीं है, इस समाज में र का अस्तित्व है। और ये र यह परिवार में नहीं है, राम परिवार में नया नहीं है, चरित इस परिवार में आकर के बैठा हुआ है। मेरे को लगता है इतनी बात आपके ध्यान में आ गई होगी। पर इस समाज में त में र का न होना और इस समाज में त में र का होना, ये छोटा सा होना और न होना और मात्र र वर्ण का होना और न होना भाषा में क्या गुल खिलाता है, क्या अद्भुत व्यवस्था बनाता है, क्या अद्भुत संदेश देता है, वो भी हमें समझना चाहिए। इसको मानव समाज के संदर्भ में भी हमें घटाना होगा। हमारे परिवार में पिता पुत्र है, बेटा बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया, तो पुत्र भी है और पुत्र वधू भी है। पिता पुत्र माता भी है, पुत्र का विवाह हो गया, उसकी पत्नी भी घर में आ गई तो पुत्र वधू भी है। एक दिन उसमें र नाम का बालक जन्म ले लेता है। तो पहले जो हमारा परिवार था उसमें र की कमी थी, दूसरा जो परिवार खड़ा हुआ उसमें र आ गया। वो आए हुए र ने क्या परिवर्तन किया, वो कभी शांति से बैठ करके विचारने जैसा है। इसी तरह से समाज में भी, गुजरात यूनिवर्सिटी भी एक समाज है, उसमें भी र नाम का एक व्यक्ति आ जाता है और आकर के वो सब जगह दोस्ती नहीं करता, किसी एक जगह पर दोस्ती करता है और उसकी वो दोस्ती पूरे गुजरात यूनिवर्सिटी समाज को दिशा ही अलग दे देती है। इस बात को समझने के लिए इन दोनों वाक्यों का अंतर भी हम विचारेंगे। इन दोनों वाक्यों में क्या भेद है अर्थ की दृष्टि से। प्रथम वाक्य में तो चरित शब्द है, दूसरे वाक्य में चरित शब्द है। कुल मिलाकर के देखें तो दूसरे वाक्य में मात्र र वर्ण की अधिकता है। अब ये अधिकता जो हुई है वो उसने कुछ किया कि फिर दोनों का अर्थ एक ही रहा है? यदि दोनों का अर्थ एक ही रहा है तो फिर कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। पर भाषा के व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति इस बात को जान लेते हैं कि नहीं, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। र आ गया तो अब परिवार का वातावरण बदल गया, संस्था का वातावरण बदल गया। एक छोटा सा वर्ण आ गया, एक जगह पर चिपक गया, प्रवाह ही बदल गया, परिस्थिति ही बदल गई। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलाने के लिए, इसका पता करने के लिए आपको व्याकरण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण शास्त्र आप पढ़ेंगे तो इस समाज में और इस समाज में क्या अंतर है उसका आपको पता चलेगा। और इसी तरह से आप मानव समाज का शास्त्र पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति के आने से घर में, संस्था में, व्यापार धंधे में, जीवन में क्या
गुणात्मक या दोषात्मक परिवर्तन होते हैं, उसके लिए आपको समाजशास्त्र का, मानव जीवन शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा सूक्ष्मता से। तो अभी तो व्याकरण की दृष्टि से हम इस बात को विचारेंगे। देखिए, व्याकरण शास्त्र हमें बताता है, ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं, इसलिए मैंने संस्कृत वाक्य व्याकरण के हिसाब से बात की है। चरित शब्द में चर धातु है और इत प्रत्यय है, दोनों मिलकर के चरित शब्द बना। चरित शब्द में चर धातु है और इत्र प्रत्यय है, उसको मिलकर के चरित्र शब्द बना। दोनों जगह पर चर धातु वैसी की वैसी है, जिसका अर्थ है विचरण करना, आचरण करना। और चर धातु से जो इत प्रत्यय हुआ है उसका अर्थ है भूतकाल। जैसे क्रीत, क्री का मतलब करना और ती का मतलब भूतकाल। भूतकाल में जो किया हुआ है उसको कृत कहते हैं। श्रुत, श्रु धातु का अर्थ है सुनना, त प्रत्यय भूतकाल का अर्थ देता है। तो जो भूतकाल में सुना हुआ है उसको श्रुत कहते हैं। दृष्ट, दृश्य धातु का अर्थ है देखना, तो प्रत्यय का अर्थ है भूतकाल। भूतकाल में जो देखा हुआ है उसको दृष्ट कहते हैं। कल जब आप किसी दूसरे विद्वान अध्यापक का व्याख्यान सुनेंगे ना, तो मेरा ये व्याख्यान श्रुत हो जाएगा। आज स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं, कल शायद आप मुझे याद नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बात याद करा दूं कि कल आप मुझे दृष्ट कहेंगे, ये देखा हुआ आदमी है। तो ये भूतकाल का अर्थ कहने के लिए त प्रत्यय आता है। व्याकरण शास्त्र ने चरित में त प्रत्यय रखा और चरित्र में त्र प्रत्यय रखा, बाकी सब वर्ण एक जैसे रखे। व्याकरण ने शायद मन में ये सोचा कि त जहां रहेगा वहां वातावरण भिन्न रहेगा, एक वर्ण आ गया तो वातावरण अलग हो जाएगा, और वो जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक इन दोनों के अर्थ में क्या फर्क है इसकी बात भी समझ में नहीं आएगी। तो चरित शब्द में भूतकाल का अर्थ है तो जो आचरण कर दिया गया है, जिसका आचार हमने पूरा कर दिया है, उसको चरित कहते हैं। पर दूसरा शब्द है चरित्र। इस चरित्र शब्द में माफ कीजिए, ये स्लाइड है। चरित शब्द में जो त्र प्रत्यय हुआ है उसका अर्थ है करण कारक। कारण कारक नहीं, करण कारक। करण कारक का अर्थ है कि साधन। ये त्र प्रत्यय चर धातु का जो अर्थ है विचरण करना, आचरण करना, उसके साधन का अर्थ बोध कराता है। तो जिस साधन से हम कोई आचरण करते हैं उस साधन का नाम चरित्र है। और ये लकड़ी की तरह नहीं होता, जूते चप्पल की तरह नहीं होता, ये मानसिक रूप में होता है। इसलिए इसको हम सिद्धांत कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं या मान्यता कह सकते हैं। मैं इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दूं। जैसे हम किसी से कहते हैं कि भाई बेटा तो राम जैसा होना चाहिए, आप कभी ऐसा मत कह देना कि बेटा राम जैसा होना चाहिए, क्योंकि यदि जब आप ये कहेंगे कि बेटा राम जैसा होना चाहिए तो फिर उसको 14 साल जंगल में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा, और आपको राजा दशरथ बनना पड़ेगा। आप दशरथ बनेंगे, अपने पुत्र को ये आदेश करेंगे कि 14 साल वन में चले जाओ, घर की सारी संपत्ति छोटे बेटे के पास चली जाएगी,
और आपने जो आदेश दिया उसका पालन आपका बेटा करेगा, तब वो बेटा राम बनेगा। पर ऐसा नहीं है। राम के जीवन में 14 वर्ष जंगल में रहना ये राम का चरित्र था। राम ने जो ये चरित्र किया, राम ने जो ये आचरण किया, उसके पीछे राम की एक दृष्टि थी, एक विचार था, एक सिद्धांत था, और वो था पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करना ये राम का चरित्र है। और पिता की आज्ञा 14 साल वन में रहने की थी, तो 14 साल वन में रहना ये राम का चरित्र है। ये दो भेद है। आज भी कोई बच्चा राम हो सकता है, किसी पिता का पुत्र राम हो सकता है। कैसे होगा? मानो कि कोई बेटा तम्बाकू खा रहा है, तो पिताजी उसको एक दिन बुला करके आज्ञा करते हैं, आदेश देते हैं कि आज से तम्बाकू छोड़ दो। बेटे का चरित्र ये है, उसका विचार ये है कि पिताजी की आज्ञा का मुझे पालन करना चाहिए। यदि बेटे का चरित्र है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और वो तुरंत ही तम्बाकू खाना छोड़ देता है, तो तम्बाकू खाना छोड़ देना उसके जीवन में चरित्र है। और चरित्र क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। तो राम, भरत, आप और मैं, इन सब का चरित्र एक ही है कि पिता की आज्ञा का पालन करना है। पर सबके चरित्र अलग अलग है। राम को 14 साल का वन, राम को 14 साल जंगल में रहने का आचरण करना पड़ा। भरत को 14 साल राजगद्दी संभालने का चरित्र करना पड़ा। आज मुझे तम्बाकू छोड़ने का चरित्र करना पड़ रहा है। चरित्र सबका भिन्न भिन्न है, पर चरित्र एक है। देखिए, छोटी सी बात बीच में मैं विषयांतर करके आपको सूचित कर दूं कि हम किसी नाटक की समीक्षा करते हैं, किसी कथा की समीक्षा करते हैं, किसी काव्य की समीक्षा करते हैं, तो उस समीक्षा में एक बहुत ही सुंदर बिंदु हमें डाल सकते हैं कि यहाँ चरित्र क्या है और चरित्र क्या है। दुष्यंत और शकुंतला दोनों के चरित्र भिन्न भिन्न हैं। मालविका और अग्निमित्र दोनों के चरित्र अलग अलग हैं। पुरुरवा और उर्वशी दोनों के चरित्र अलग अलग हैं। पर इन तीनों नाटकों में जो नायक और नायिका है, उनका चरित्र एक है कि पहले हम अलग अलग थे, एक दिन मिले, बीच में भले कुछ भी चरित्र घटा हो, जो भी आचरण किए हो, अंत में जाकर के हम सुखमय वातावरण में रहेंगे। तो सुखमय वातावरण में रह करके कथा का अंत करना, ये तीनों नाटकों का चरित्र है। और चरित्र भिन्न भिन्न है। दुष्यंत और शकुंतला को अलग अलग आचरण कराया गया, मालविका और अग्निमित्र को अलग अलग आचरण कराया गया, पुरुरवा उर्वशी को अलग अलग आचरण कराया गया। तो इस दृष्टि से जब आप किसी नाटक की, किसी कथा की, किसी कविता की समीक्षा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज के व्याख्यान की मैं सफलता समझूंगा, मेरा श्रम सफल हुआ, इस बात को समझूंगा। तो फिर से मैं आपको याद करा दूं कि ये चरित नाम का एक परिवार है। ये भी चरित ही था, पर इसमें एक र ने आकर के जुड़ गया। यहाँ एक नया संयोजन हो गया और इस संयोजन ने दिशा ही बदल दी। ऐसे ही
वसुदेव और वासुदेव, वसुदेव में व और अ है, वासुदेव में व और आ है। व के साथ अ का जुड़ना ये कृष्ण के पिता का बोध कराता है, और व के साथ आ का जुड़ जाना, वासुदेव हो जाना, वो कृष्ण का बोध कराता है। भाषा में जो ये हो रहा है ना, वो हमें मानव जीवन में भी एक बोध देता है। विद्यार्थी के साथ मेरा जुड़ना, संतान के साथ मेरा जुड़ना, बस में यात्रा करते हुए कंडक्टर के साथ मेरा जुड़ना, गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर के रूप में ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ मेरा जुड़ना, परीक्षा खंड के अंदर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी के रूप में मुझे सुपरवाइजर के रूप में जुड़ना, ऑब्जर्वर के रूप में मुझे सुपरवाइजर से जुड़ना, क्लार्क के रूप में सुपरवाइजर से जुड़ना, ये सारे संयोजन सब एक नहीं होते। ये संयोजन के वातावरण भी बदलते हैं, कर्तव्य कर्म भी बदलते हैं, विचारधारा भी बदलती है, व्यवहार भी बदलता है। तो भाषा पढ़ते समय आपको इन संयोजन का ध्यान रखना है, और इन संयोजनों से जो अर्थ प्रकट होता है उस अर्थ का स्मरण रखना है। और मनुष्य जीवन जीते हुए अलग अलग वस्तुओं से होने वाले संयोजन से जो सुख पैदा होता है, जो रस पैदा होता है, उसका भी बोध करना है। हमारा जो मुख है ना, इस मुख में कभी करेले का संयोजन होता है, कभी ककड़ी का संयोजन होता है, कभी गाजर का संयोजन होता है, कभी दवाई का संयोजन होता है। ये संयोजन कितने प्रकार का है, उसका कोई अंत नहीं है, पर सारे संयोजन अलग अलग छटा लेकर के बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक इसी तरह से भाषा में भी दो वर्णों का संयोजन अलग अलग अर्थ लेकर के बैठा है। तो जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ को रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको भाषा का व्याकरण भी जीवन का बोध कराएगा। इसी परंपरा में आगे एक बात और कहनी है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार भाषा में दो ही पद है, और ईश्वर ने भी मनुष्य को चलने के लिए दो ही पद दिए हैं। संस्कृत भाषा दो पदों से आगे बढ़ती है। आदमी भी दो पैर से ही आगे बढ़ता है। आदमी को मालूम होना चाहिए मेरे पास दो पद हैं, और भाषा के अध्यापक को भी मालूम होना चाहिए कि मेरी भाषा में भी दो ही पद हैं। एक पद है कारक, दूसरा पद है क्रिया। और ये भी याद रखना चाहिए कि कारक पद जो है ना वो मूर्त होते हैं, और क्रिया जो है हमेशा अमूर्त होती है। मूर्त का चित्र खींचा जा सकता है, रिकॉर्ड रखा जा सकता है, उसके स्वरूप का आकलन किया जा सकता है। क्रिया अमूर्त होती है, इसलिए अमूर्त क्रिया का चित्र नहीं खींचा जा सकता, आकलन किया नहीं जा सकता। आकलन करना है तो उसके लिए विशेष उपाय करना पड़ता है। और इसी परंपरा में हम याद रखेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जिसके भी हम साक्षी बनते हैं, वो सारी घटना, वो सारी परिस्थितियों का वर्णन एक वाक्य में करना है तो हम कहेंगे क्रिया कारक का संयोजन हुआ है, क्रिया कारक का संयोजन हो रहा है।
इस दुनिया में हर जगह हर समय क्या हो रहा है, तो क्रिया और कारक का संयोजन हो रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं वक्ता के रूप में कारक हूं, तो बोलने रूपी क्रिया के साथ मेरा संयोजन है। आप श्रोता हैं, सुनने की क्रिया के संदर्भ में आप कर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। देखने वाले दर्शक के रूप में आप देखने की क्रिया कर रहे हैं, और देखने के लिए स्क्रीन है आपके सामने, तो स्क्रीन एक कारक है, स्क्रीन एक वस्तु है, और उसके साथ में देखने की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ। तो पूरी दुनिया में क्रिया और कारक का संयोग है। ये बात भी संस्कृत व्याकरण हमें सिखाता है, और संस्कृत व्याकरण की ये बात कहीं न कहीं दुनिया की हर भाषा में है। संस्कृत को केंद्र में रख करके हम बात करेंगे तो इस दृश्य को आप याद रखना, ये बीच में क्रिया है, और इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए संस्कृत व्याकरण में 6 कारकों की परिकल्पना की गई: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। आप सब लोग भाषा के अध्यापक हैं, इसलिए इसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ये जगत के पदार्थ हैं। आप और मैं सब इसी में हैं, और जितनी भी क्रियाएं हैं, देखना, बोलना, सुनना, जाना, खाना, पीना, वो सब एक केंद्र में, ये इधर नहीं आती कर्ता कर्म के रूप, क्रिया सेंटर में। ये चित्र आपको एक बोध देगा, उसको मैं बाकी के समय में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मानव जीवन का वर्णन करने के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं कि प्रत्येक आदमी प्रत्येक क्षण किसी न किसी क्रिया के साथ जुड़ा रहता है, और कुछ भी नहीं। जन्म से लेकर के मरण तक प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव किसी न किसी क्रिया के साथ जुड़ा रहता है। तो मानव कारक है, क्रियाएं अमूर्त हैं, उसके साथ वो जुड़ा रहता है। मूर्त मानव अमूर्त क्रिया के साथ जुड़ा रहता है। अब जिस क्रिया के साथ मानव जुड़ा रहता है, उस क्रिया के साथ मानव की कितने प्रकार की भूमिका हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है 6 प्रकार की भूमिका हो सकती है। इसको समझना थोड़ा क्लिष्ट भी है और थोड़ा आसान भी है, पर मैं कुछ वाक्य पढ़ करके ही और उदाहरण दे करके ही इस बात को समझाऊंगा। व्याकरण शास्त्र में कारक के रूप में कर्ता की परिकल्पना की गई, और कर्ता उसको कहा गया जो किसी न किसी क्रिया करने में स्वतंत्र हो। तो जो भी क्रिया करने में स्वतंत्र है, उसका नाम कर्ता है। मनुष्य जिस क्रिया के साथ अपना स्वातंत्र लेकर के जुड़ता है, अपनी स्वतंत्रता लेकर के जुड़ता है, वह उस क्रिया का कर्ता बन जाता है। जैसे बोलने की क्रिया में आपके सामने मैं करता हूं, अब मैं करता हूं इसलिए स्वतंत्र हूं, मैं जो बोलूं वो बोल सकता हूं। बीच में मैंने बोल दिया कि बीच बीच में आपको कुछ परावाणी भी सुनाई देती है, तो ये मेरा बोलने में स्वातंत्र था, तभी मैं बोल सका ना, और अभी भी मैं बोल रहा हूं। आज पहला व्याख्यान है, इसलिए इसको मैं 2 घंटे और चलाऊंगा, क्योंकि बोलने की क्रिया के कर्ता के रूप में मैं स्वतंत्र हूं। पर आप घबराइए मत, सुनने की क्रिया में आप भी स्वतंत्र हैं, तो आप मेरे सामने खड़े भी हो सकते हैं,
कि बोलने की क्रिया में भले आप स्वतंत्र हो, पर सुनने की क्रिया में हम भी स्वतंत्र हैं। तो आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं। मेरी क्रिया बोलने की है, उसमें मैं स्वतंत्र होकर के भूमिका अदा कर रहा हूं। आपकी भूमिका, आपकी क्रिया सुनने की है, और सुनने की क्रिया में आप स्वतंत्र बन करके कर्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं। कुछ अध्यापक लोग देखने की क्रिया के कर्ता हैं, वो स्क्रीन को देख रहे हैं, वो देखने की क्रिया में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से हमारी एक भूमिका कुछ क्रियाओं को करने में स्वतंत्रता की है। दूसरी हमारी भूमिका कर्म के रूप में है। जैसे आप सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं, एक अध्यापक को सुन रहे हैं, कमलेश चौकसी को सुन रहे हैं। तो आपके सुनने की क्रिया में सुनने के कर्ता तो आप हैं, पर सुनने का कर्म मैं हूं। मुझे होना चाहिए, पर मुझे आपके सुनने की क्रिया में कर्म बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संस्कृत व्याकरण सिखाता है कि मुझे कर्ता का ईप्सिततम बनना पड़ेगा। ईप्सित का मतलब है चाहा हुआ, और ईप्सिततम का मतलब है अत्यंत चाहा हुआ। अध्यापक मित्रों, आपके आसपास बहुत सारा ध्वनि उपलब्ध है, बहुत सारा आवाज उपलब्ध है। किसी के पास फोन की घंटी भी उपलब्ध है, किसी के आसपास बच्चों का आवाज भी है, श्रीमती जी का आवाज, श्रीमान जी का आवाज, बेटे का, बेटी का। कई लोग कॉलेज में होंगे और गाड़ी लेकर के जाते होंगे, और गाड़ी ड्राइवर चलाता होगा तो ड्राइवर की आवाज। ये बहुत सारी आवाज सुनने के लिए है आपके सामने। एक आवाज मेरी भी सुनने के लिए है आपके सामने। अब आपके सुनने की क्रिया में यदि मैं कर्म बनना चाहता हूं, तो मुझे ईप्सिततम बनना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसी प्रस्तुति करनी पड़ेगी कि मोबाइल की रिंग, मित्रों की आवाज, कुटुंबीजनों की आवाज ईप्सित रहे। ईप्सिततम का मतलब है सर्वाधिक चाही हुई। दूसरी आवाज ये भी चाही हुई रहेंगी आपकी, पर अभी जब आप श्रोता के रूप में हैं, तब तक मैं आपका ईप्सिततम बना रहूं, तब वास्तव में आपके सुनने की क्रिया में मैं कर्म की भूमिका अदा कर सकता हूं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये बोलने की क्रिया में स्वतंत्र बन करके कर्ता की भूमिका अदा करना बड़ा आसान है, पर श्रोताओं की सुनने की क्रिया में कर्म बन करके ईप्सिततम रह करके भूमिका अदा करना थोड़ी कठिन है। याद रखिए, बोलने में मुझे स्वतंत्रता दे दी गई है, उसमें मैं स्वतंत्र हूं, पर आपके सुनने की क्रिया में मुझे इस तरह से भूमिका अदा करनी है कि मैं बोलूं तो मेरे ध्वनि के सिवाय आप कोई दूसरा ध्वनि सुने ही नहीं। तब जाकर के वाक्य फ्रेम होगा कि हम अध्यापक को सुन रहे हैं। श्रोता अध्यापक को सुनता है। सुनने की क्रिया में प्रतिभागी लोग करता है, और व्याख्यान देने वाला अध्यापक कर्म है। कॉन्फ्रेंस होती है ना बड़ी बड़ी, उसमें शोध प्रस्तुत करने के लिए हम जाते हैं, तो वहां हमारी भूमिका मात्र शोध पत्र पढ़ने की होती है। शोध पत्र को पढ़ने में हम कर्ता की भूमिका अदा करते हैं, कर्म की भूमिका अदा नहीं करते कि सामने जो सुनने वाले बैठे हैं उनका मैं ईप्सिततम बन पड़ूं। इसलिए
सुनने वाले आपस में चर्चा विचारणा करते रहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, उसका पेपर हो गया कि नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं। ऐसी ही चर्चा होती रहती है श्रोत्री वर्ग में, और पेपर प्रेजेंट करने वाला आदमी कर्ता की भूमिका अदा करके सर्टिफिकेट लेकर के चला जाता है। ये एक दृश्य है। ऐसे दृश्य वाले वक्ता और श्रोताओं को भाषा के व्याकरण से कोई जीवन बोध प्राप्त नहीं हुआ। उस अध्यापक को भाषा के व्याकरण से जीवन का बोध प्राप्त हुआ है, जो श्रोताओं की सुनने की क्रिया में इप्सिततम बनता है। इसी तरह से आप किसी नाटक, किसी काव्य, किसी कथा वगैरह की समीक्षा करें तो उसमें देखिए एक कर्ता है और एक कर्म है। जो जो कर्म होंगे वो सारे कर्म उस वाक्य के संदर्भ में ईप्सिततम की भूमिका अदा करके ही बैठे होंगे। एक आश्चर्यजनक सत्य है। इसको मैं एक उदाहरण से बता करके अपनी बात पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। जैसे अभी ये व्याख्यान पूरा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं कि मेरे घर पे भी पधारिए, आपको भी कुछ नाश्ता पानी कराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। मुझे यहीं से अपने घर में रखे हुए अनेक खाद्य पदार्थों का स्मरण होता है। फ्रिज में भी कई वस्तुएं रखी हुई हैं, छोटे बड़े डिब्बों में भी कई वस्तुएं रखी हुई हैं। उनका मैं नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि फिर तो मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों के। पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है और सारी चीजें खाद्य हैं। मैं 100% शुद्ध शाकाहारी हूं। सारी चीजें खाद्य हैं, खाने योग्य हैं और एकदम सात्विक है। और फिर भी और उन सारी चीजों का मालिक मैं हूं। मैं उन चीजों को खाने में स्वतंत्र बन सकता हूं, स्वतंत्र हूं, मैं खाऊंगा इसलिए। पर डिब्बों में रखी हुई वस्तुओं को एक भूमिका अदा करनी पड़ती है और उस भूमिका का नाम है ईप्सिततम पना। खाखरा यदि मेरे खाने की क्रिया में ईप्सिततम बन गया तो मेरी प्लेट में खाखरा होगा। आप मेरे घर में आ जाएंगे तो मैं खाखरा खाता हुआ दिखाई दूंगा। क्यों मैं खाखरा खा रहा हूं? क्यों मैंने सिंग चना नहीं खाया? क्यों मैंने थेपला नहीं खाया? क्यों मैंने काजू बिस्किट, काजू बादाम नहीं खाए? खा सकता था मैं, पर ये खाखरा मेरे लिए ईप्सिततम बना, अत्यंत चाहा हुआ बना। बाकी की सारी वस्तुएं ईप्सित रही, चाहने योग्य बनी। इस समय एक निश्चित समय पर एक वस्तु मेरी ईप्सिततम बनती है, तब वो मेरे भोजन क्रिया की कर्म बनती है। ये बात न समझ में आई हो तो एक और दृश्य आपके सामने रखिए। किसी विवाह वगैरह कार्यक्रम में एक टेबल पर 10, 12, 15, 20 वस्तुएं पिरसी रहती है। खाने वाला आदमी जाता है, वो खाने की क्रिया करने वाला है। खाने की क्रिया में वो स्वतंत्र है, वो अपनी स्वतंत्रता की भूमिका अदा करने वाला है। पर बाउल में जो वस्तुएं पड़ी है ना, उन वस्तुओं में से किसी वस्तु को खाने वाले आदमी के समक्ष ईप्सिततम की भूमिका अदा करनी पड़ती है। लड्डू यदि ईप्सिततम बन गया तो वो लड्डू को खाएगा, चावल ईप्सिततम बन गया तो चावल को खाएगा। मेरे को लगता है इतना उदाहरण काफी है। दुष्यंत ने कण्व के आश्रम में प्रवेश किया तो बहुत सारी चीजें उसकी आंखों के सामने थी। लता भी थी, वृक्ष भी थे, आश्रम के प्राणी भी थे, पक्षी भी थे,
आश्रम में बिखरे हुए पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी, हवन की समिधाएं भी थी, गौएं भी थी, कितनी चीजें थी, पर सारी चीजें इप्सित रही। इप्सित तम बनी शकुंतला। इसलिए ये वाक्य फ्रेम कर सकता है कवि, शकुंतला ने सॉरी दुष्यंत ने शकुंतला को देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजों को नहीं देखा उसने, पर शकुंतला ने, ये वाक्य इसलिए, ये शब्द प्रयोग इसलिए करना पड़ा कि दुष्यंत की नजर के सामने उस समय दूसरी सारी चीजें गायब थी, शकुंतला ही इप्सितम थी। तो मित्रों, वैसे तो संस्कृत में 6 कारक हैं और एक व्यक्ति के रूप में मुझे किसी भी क्रिया को करते हुए 6 प्रकार की भूमिका अदा करनी है, पर आज मैंने आपके सामने 2 भूमिका की बात की। मनुष्य के रूप में मुझे भी किसी भी क्रिया के संदर्भ में यदि कर्ता की भूमिका अदा करनी है तो स्वतंत्र बनना पड़ेगा, और कर्म की भूमिका अदा करनी है तो ईप्सिततम बनना पड़ेगा। यदि मैं ईप्सिततम नहीं बना तो मैं कर्म नहीं बनूंगा, और मैं कर्म नहीं बना तो वक्ता तो रहूंगा, पर श्रोता लोग मुझे नहीं सुन पाएंगे, श्रोता लोग मुझे नहीं सुनेंगे। इसलिए जब भी अध्यापक के रूप में मैं किसी प्रवचन की तैयारी करता हूं या वर्ग खंड के अंदर पढ़ाने के लिए जाता हूं, तब मन में ये संकल्प करता हूं कि बोलने का वक्ता मैं बनूंगा, बोलने की क्रिया का कर्ता मैं बनूंगा, और सुनने की क्रिया के लिए जो भी छात्र आकर के बैठे हैं उनके लिए मैं इप्सितम बनूंगा। वो दूसरे किसी को न चाहे, मेरे को ही सुनने के लिए चाहे। जब मैं वर्गखंड के अंदर सुनने वाले विद्यार्थियों का इप्सिततम बनता हूं, तब मैं कर्म की भूमिका अदा करता हूं, और इसीलिए वाक्य प्रयोग होता है कि वयम अध्यापकम शृणुमः, हम लोग अध्यापक को सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस व्याख्यान में मैं कर्म की भूमिका ठीक तरह से अदा कर सका हूं कि नहीं। इतना जरूर मालूम है कि कर्ता के रूप में तो मैंने भूमिका अदा कर दी है। मैं आशा रखता हूं कि वक्ता अर्थात बोलने की क्रिया में स्वतंत्र होने पर भी मैंने आप सब श्रोताओं के सामने ईप्सिततम बने रहने की भूमिका अदा की है। ये भी व्याकरण हमको सिखाता है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें भाषा का व्याकरण हमको सिखाता है। जरूरत इस बात की है कि यथा समय हम भाषा के व्याकरण को पढ़ते समय उस व्याकरण में से प्राप्त होने वाले जीवन बोध को भी समझें, विचारें, और हमारे जीवन में उसका असर भी होना चाहिए, उसका थोड़ा प्रभाव भी होना चाहिए। इसलिए अंतिम बात कह करके मैं इस व्याख्यान को पूरा करूंगा। ये अ नाम का स्वर है ना, कभी कभी हमें अ की भूमिका अदा करनी चाहिए। अ की भूमिका हम अदा करेंगे तो अ किस किस वर्ण के साथ जुड़ सकता है? हर किसी वर्ण के साथ जुड़ सकता है। संस्कृत भाषा का एक नियम है कि ढ के साथ नहीं जुड़ सकता, दो घ के साथ नहीं जुड़ सकते, दो ख के साथ नहीं जुड़ सकते। दो ख जब भी जुड़ने जाएंगे तब पहले वाला ख जो है ना वो क हो जाएगा। दो ढ जब भी जुड़ने के लिए इकट्ठे होंगे, दो इकट्ठे होने का प्रयत्न करेंगे तो पहले वाला ढ ट में बदल जाएगा। ये भाषा का नियम भी हमको कुछ बोध देता है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ हम कभी जुड़ेंगे ना
तो हम भी दुष्ट नहीं बनेंगे, हम तो सॉफ्ट हो जाएंगे। ढ वैसे भी ढ है, दूसरा ढ भी उसके साथ जुड़ा रहा तो दो ढ हो जाएंगे। संस्कृत भाषा में दो ढ का कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व है? भले किसी प्रसंग से दो ढ इकट्ठे होने के लिए पास पास में आए, कि संस्कृत भाषा का व्याकरण वर्ण की व्यवस्था देने वाला नियम पहले वाले ढ को सॉफ्ट बना देता है, ड बना देता है। तो कभी दुष्ट व्यक्ति के साथ हमारा संयोजन हो जाए ना, तो या तो वो सॉफ्ट बन जाए, वो ढीला पड़ जाए। वो ढीला नहीं पड़ता है तो कम से कम हमें तो ढीला पड़ ही जाना चाहिए। जैसे ही आप सॉफ्ट बन जाएंगे, जैसे ही आप कोमल वर्ण बन जाएंगे, तो आप दोनों का संयोजन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आदर्श रूप बनेगा। ये सारी परिकल्पनाएं हमको भाषा के व्याकरण को ध्यान से देखने पर प्राप्त होती है, जो हमें जीवन जीना भी सिखाती है। तो मैं अंतिम वाक्य उच्चरित करके अपनी बात पूरी करता हूं। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में कभी भी यदि ढ के साथ हमको भूमिका अदा करने का अवसर मिले तो हम ड बन जाए। ख रूपी कठिन वर्ण के साथ हमको ख की भूमिका अदा करने का मौका मिले तो हमें ख नहीं रहना है, हमको क हो जाना है। ऐसे ही सारे वर्णों की बात है। मैंने तो उदाहरण के रूप में दो वर्णों की बात कही। तो जब भाषा में ये परिवर्तन हो सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? किसी भी दुष्ट व्यक्ति के साथ हमारा पनारा पड़ जाए तो हम सॉफ्ट बन जाएंगे, तो ये संयोजन चचेगा, सोसाइटी को प्रसन्न रखेगा, आनंदित रखेगा। ऐसा ही सौभाग्य हमको अपना मानव जीवन जीते हुए मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विराम लेता हूं। सब लोगों का धन्यवाद। नमो नमः।